नमस्कार दोस्तों, रूरल टॉक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। रूरल टॉक के इस एपिसोड में हम बात करते हैं अपवादियों की और आशा के किरणों की। अपवादी वो जिन्होंने लीक से हटकर कुछ काम किया और आशा की किरणें वो जो हमारे समाज में उदासीनता फैली हुई है उसमें एक उजाला का काम करें, एक किरण का काम करें। हमारे साथ में हैं श्रीमान बीपी कटियार जी, जो भारतीय सेना में फ्लाइंग कमांडेंट रहे और उन्होंने कई युद्ध में जो पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुए उसमें भाग लिया। हम उनसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पे। आपका स्वागत है रूरल टॉक के इस कार्यक्रम में। आपने मोहम्मदी जैसे एक जो पहले ज़िला हुआ करता था उस जगह से आप देश के शीर्ष भारतीय वायुसेना में आपने अपनी सेवाएं दी। इसके संबंध में हम छोटा सा परिचय आपसे चाहेंगे। भारतीय वायुसेना में जाने का विचार मेरा जब मैंने 12th किया 1983 में, और उस समय एक रोज़गार समाचार की पत्रिका आती थी जिसमें कुछ वैकेंसीज निकली हुई थी। चूँकि मैं अपना समर वेकेशन सेलिब्रेट कर रहा था रिजल्ट के बाद, तो उसमें देखने के बाद मैंने अपने बाबूजी से पूछा, जो एक अध्यापक थे पीडी भारती इंटर कॉलेज में, श्री देवी शरण जी कटियार। उन्होंने बोला कि भर तो कोई दिक्कत नहीं है और हो सकता है कि इसमें सिलेक्शन हो जाए, टफ हो सकता है। उससे मैं भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग बेलगावी एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ पे मैंने वो ट्रेनिंग कंप्लीट की और तत्पश्चात फिर देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ मेरी तैनाती होती रही वहाँ अपनी तैनाती करते रहे। बीच बीच में बहुत सारी ट्रेनिंगें अलग अलग होती रहती हैं जिनको भी मैंने सफलतापूर्वक पूरा किया। और अंततः मैंने 39 वर्ष 9 महीने और 28 दिन की सेवा कंप्लीट करने के बाद सुपरनुएट हुआ हूँ। मेरी शुरू से यही इच्छा थी कि मैं रिटायरमेंट के बाद यहीं अपने मोहम्मदी में जहाँ से मैं गया हूँ, मैं यहीं आके अपने मित्रगणों और परिवार के बीच में रहूँ। मैंने यहीं पे रहना अपना समाज में बनाया हुआ। समाज में एक बड़ी चर्चा का विषय है कि सरकार जो है लगातार संविदा व्यवस्था को बढ़ा रही है। वो चाहे हमारे गांव स्तर के हों, तहसील स्तर के हों, जिला स्तर के हों, राज्य स्तर के हों, या फिर हमारे केंद्र यानी पूरे भारतीय राष्ट्रीय स्तर के हों। संविदा कर्मी लगातार काम कर रहे हैं और संविदा कर्मियों के बीच में एक अपोह रहता है कि हमारा क्या होगा आगे, हो सकता है कि हम परमानेंट कर दिए जाएं। ये एक लालच रहता है और लालच में वो अपना पूरा कैरियर संविदा में बिता देते हैं। तो अभी सरकार ने आईएएस की भी लेटरल एंट्री के लिए कहा है। हालांकि मैं तो इसको एक पॉजिटिव वे में देखता हूँ कि कोई विशेषज्ञ अगर किसी पर्टिकुलर विषय पे काम कर रहा है तो उसको डिसीजन लेने का अधिकार देना चाहिए, मिलना चाहिए। तो भारतीय सेना में संविदा व्यवस्था का क्या स्कोप है? भारतीय सेना में अगर आप देखेंगे तो संविदा जैसी अभी भी फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी सेना में संविदा नाम की किसी भी प्रक्रिया का प्रचलन होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि भविष्य में संविदा के लिए कोई वहाँ पे स्कोप है, क्योंकि सेना का एक अपना अलग रोल है जो संविदा से नहीं चल पाएगी। अभी समाज में जो अग्निवीर योजना है उसको एज ए संविदा व्यवस्था के तहत देखा जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय? नहीं, वो संविदा की व्यवस्था के तहत तो उसको देखना जो है वो उचित नहीं है, क्योंकि 4 साल का स्कोप रखा है। इस पे क्या मैंने आपको पहले भी बताया कि कई जगह इसकी बहुत सारे विदेशों में स्टडी की गई हैं और हर तरीके की ट्रेनिंग देने के बाद इनको एक्स सर्विसमैन मीन्स एक सर्विसमैन जो 4 साल में अगर संविदा पे होगा तो उसको एक सर्विसमैन का नहीं मिलेगा अगर जो संविदा पे होगा, क्योंकि वो परमानेंट नहीं हुआ। जब परमानेंट नहीं हुआ तो फिर उसको एक्स का वो मिलना है ही नहीं, वाजिब नहीं है। तो जब उसको एक्स का वो मिल जाता है रिकॉर्ड में, तब जा कर के उसको परसेंटेज, जैसे सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, अलग अलग जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उसमें उनका परसेंटेज फिट कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया है कि भाई 10%, 5%। और रिटायरमेंट और भर्ती की ये सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आज भर्ती हो गई तो फिर 10 साल भर्ती नहीं। सेना में क्योंकि जिस हिसाब से लोग
भर्ती होते हैं उसी हिसाब से लोगों का रिटायरमेंट होता रहता है। हालांकि बीच में कई अपवाद ऐसे हो जाते हैं कि लोग बीच में रिटायरमेंट किसी कारणवश ले लेते हैं। अदरवाइज 20 साल में तो सभी का है ही है कि 20 साल में आप रिटायरमेंट ले लीजिए। इनके लिए 4 साल की स्कीम लाई गई है। 4 साल में भी अपनी सेना की पूरी करने के बाद अर्धसैनिक बल में आ जाइए। अगर आप उसमें नहीं आना चाहते हैं, जो भी आपको एक मुश्त रकम मिलेगी उससे आप अपना बिजनेस कर लें। अब अंदर आने के बाद ऐसी कोई आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं निकल गई कि आप कहीं बाहर नहीं कुछ कर सकते। बाहर करने के लिए बहुत ही आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अग्निवीर की प्रशिक्षण या ट्रेनिंग लेने के बाद में यदि आपको भारतीय सेना में मौका नहीं मिलता है तो आप सरकार की कई ढेर सारी योजनाओं के माध्यम से गांव के संसाधनों के आधार पे अपना उद्योग खड़ा कर सकते हैं। और यही हमारी आज का जो आशा की किरणें हैं उसका मूल उद्देश्य भी यही है, मूल जो बात है वो भी यही है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक बात और जानना चाहता हूँ कि हमारे गांव के युवा जी, बहुत ढेर सारे युवा हैं। मिलेनियल्स जो हैं उनका तो समय निकल गया। अब जेन जी और जेन अल्फ़ा जेन बीटा की बात हो रही है, जिनको आगे भारतीय सेना में भी सेवाएं देनी हैं और इसके साथ साथ में कई सेगमेंट में हैं जिस पे उन्होंने काम करना है। उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, उनके लिए तो सबसे अच्छा स्कोप है कि अगर आपकी तैयारी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन ठीक है, तो आप पहले सेना में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 4 साल का अपना अनुभव वहाँ बांटो और उसके बाद बाहर आके आपको जो करना है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहाँ चले जाइए और अपना चाहे या उद्योग करें या फिर दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लें, जिस हिसाब से आपको सही। मेरा अंतिम सवाल आपसे है और एक ये संदेश भी आपके माध्यम से हम अपने जितने भी रिटायर्ड जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं भारतीय सेना से, उनके बारे में चाहेंगे। जैसे आप अपने सेवानिवृत्त हुए, आपने अपनी सेवाएं दी भारतीय सेना में, अब अपने आप गांव में आ गए, तो अब आप क्या करना चाहेंगे? और क्या और लोग जो अभी सेवानिवृत्त हो रहे हैं या आने वाले आगे 5 साल में होंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या करें? देखिए, सेवानिवृत्ति के बाद बहुत सा, जैसे जो लोग 20 साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं उनके लिए बहुत स्कोप है। वो बैंकिंग कर लेते हैं या किसी भी और दूसरी जॉब में चले जाते हैं। चूँकि सुपरनुएशन के बाद एक एज भारतीय सेना में, नौसेना, वायुसेना में 57 साल की एज सुपरनुएशन के लिए रखी गई, क्योंकि हम लोग 16 से 17 साल की एज में चले जाते हैं। अगर आप सिविल से कंपेयर करेंगे कि अरे नहीं वो लोग 60 साल में रिटायर होते हैं, लेकिन वो लोग फिर 23-24 साल में लगते हैं। लेंथ ऑफ सर्विस अगर आप देखेंगे तो सिविल की और डिफेंस की सुपरनुएशन की करीब करीब वही हो जाती है, 38, 39, 37, 36, जो भी एज के ये रिटायरमेंट जो सुपरनुएशन है वो एज फैक्टर के ऊपर है। तो 60 साल के बाद अब आप सीनियर सिटीजन में आ गए। आप अगर कहीं कोई जॉब करना चाहेंगे, गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगी। अगर आप प्राइवेट कोई अपना काम करना चाहते हैं, चूँकि अब इतनी डिसिप्लिन्ड आप सेवा करके आए हो, और अगर आप कोई जॉब करना चाहोगे वो आपसे होगा नहीं। हालांकि बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया है और वो उसमें सफल भी हैं। लेकिन ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके से अब एक मौका मिला, जो हम 40 साल समाज से दूर रहे। भाई हमने एक ही तरफ फोकस किया देश की सेवा के लिए और सेना के साथ, समाज से जो हम दूर रहे 40 साल, अब वो अपना समय मैं अपने सामाजिक कार्यों में समाज के साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। ये भी एक देश सेवा ही है। एक और मेरा संदेश है आपके माध्यम से है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में गांव के संसाधनों के आधार पर उद्यमिता की बूम आने वाली है अगले 10 सालों में। तो जो भी भारतीय सेना के जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या होने वाले हैं, वो एक डिसिप्लिन्ड मैनर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर वही अनुशासन वो अपने उद्योग क्षेत्र में देंगे, अपना समय देंगे, तो हमारी गांव की इकोनॉमी वो बूस्ट करेगी और हम पूरे विश्व में छोटे छोटे उद्यमों के माध्यम से एक कीर्तिमान रच सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। नमस्कार।